नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। भाजपा के चेहरे से नकाब एक के बाद एक उतरता जा रहा है, खासकर तब से जबकि वो तीसरी बार सत्ता में आई हैं और सदन में उसकी एक भी नहीं चल रही, क्योंकि जहां भी वो मनमानी कोशिश करती है मनमानी करने की, वहीं पर विपक्ष उसकी लगाम कस देता है। और आज तो राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में कि एकदम भाजपा का जो स्त्री विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया। और ये आज का मसला नहीं है, दरअसल जब से जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन बोलकर बार बार सदन में इस तरह से संबोधित किया जाता है, जिस पर उन्होंने पहले भी आपत्ति जताई थी कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जानबूझकर जिस तरह से जया अमिताभ बच्चन बोलकर अपमानित करने की एक तरह से कोशिश की गई। यहाँ मैं अपमानित शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक महिला नहीं चाहती कि उसके नाम के साथ उसका नाम किस तरह से लिया जाए, जब वो ये बता रही है, उसके बावजूद जिस तरह से राज्यसभा में जया बच्चन का नाम लिया जाने लगा, उसके बाद आज जया बच्चन का जो पेशेंस है, जो उनका धैर्य है, वो भी चुक गया और उन्होंने साफ साफ सभापति से ये तक कह दिया कि मुझे आपकी जो टोन है वो ठीक नहीं लग रही। ये बहुत गंभीर आरोप जया बच्चन ने लगाया और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो कुछ कहना है आप सदन में कहिए, हमें बार बार चैम्बर में क्यों बुलाते हैं। इस गंभीर आरोप के बाद विपक्ष ने और हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए। इधर सभापति जो है वो फिर से इमरजेंसी और संविधान की दुहाई देने लगे और इधर जेपी नड्डा ने भी एक निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। उन्हें विपक्ष का आचरण सही नहीं लगा, लेकिन क्या बीजेपी का आचरण सही है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और आज जो कुछ सदन में हुआ, राज्यसभा में जो कुछ हुआ और संसद में पिछले कई दिनों से जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे लोगों से यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता। आज जया बच्चन ने न केवल सभापति की टोन पर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि क्यों एलओपी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका माइक बार बार बंद कर दिया जाता है। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे, अगर वो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या मतलब है इस संसद का। बहुत ही गंभीर आरोप जया बच्चन के लगे हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ 24 जुलाई से। क्या कुछ हुआ है 24 जुलाई को, हम देखते हैं। सारी घटनाओं को जब आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बीजेपी विपक्ष को दबाने की एक नापाक कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में उसके अपने चेहरे से नकाब उतरते जा रहे हैं। क्या हुआ था 24 जुलाई को, पहले इसको देख लेते हैं। I'm a bit confused, sir. I expected a little clarification from the minister. I'm a bit confused. Ma'am, I can't agree with you. You can never be confused. Sorry, sir? You can never be confused. I am. No, you are not. नहीं sir, Mr. Jhala comes from Gujarat. The minister also is saying प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे सब कुछ कर दिया. Then why is Mr. Jhala complaining? No, ma'am, you're supplementary. You'll get evidence. I want to know. I'm confused. You're supplementary. Madam, you're supplementary. 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 हाँ, yes ma'am. Supplementary. क्या है? Please, नीरज जी, please, sir, control. वो उनके पास हर सवाल का जवाब है. नहीं, रुकिए. Honorable Leader of the House, sir, see there. Let the honorable member ask the supplementary, please. Yes, ma'am. Sir, I'm really surprised, again confused, that instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, sir, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं. हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे. Sir, no, this is not fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड. I think I am. ये आपने देखा 24 जुलाई का ये संसद का राज्यसभा के भीतर का दृश्य है। देख रहे हैं आप कि किस तरह जया बच्चन को सवाल पूछने से रोका जा रहा है और इस पर उन्होंने ये कह भी दिया कि ये फेयर नहीं है। अगर आप हमारी ओर से कोई खड़ा होता है तो आप उसे बैठा देते हैं और उधर से जो कोई खड़ा होता है यानी सत्ता पक्ष से कोई खड़ा होता है तो आप उनको बोलने देते हैं। इसके बाद 29 जुलाई को फिर से तब सब कुर्सी पर आसंदी पर बैठे हुए थे हरिवंश जी और उनके साथ जया बच्चन की जो तकरार हुई उसको भी एक बार सुन लेते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज।
सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट यहाँ पर जया बच्चन ने फिर से एक बार अपनी आपत्ति दर्ज की कि क्यों उनके नाम के साथ, बेशक अमिताभ बच्चन उनके पति हैं और उनका जो ऑफिशियल नाम होगा, लेकिन जबरदस्ती ऐसा लगता है यहाँ पर कि जया अमिताभ बच्चन बोला जा रहा है। उसके बाद 29 जुलाई को जया बच्चन ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी। 2 अगस्त को फिर क्या कुछ हुआ संसद में, ये भी देख लेते हैं। लंच ब्रेक। 1 second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। और आज 2 तारीख का ये वाकया, हल्का फुल्का माहौल संसद का, और ऐसा ही होना चाहिए। जया बच्चन ने यहाँ पर जिस तरह से मैं जया अमिताभ बच्चन कहा, उससे जाहिर है उन्होंने एक बार फिर से अपनी आपत्ति दर्ज की, लेकिन बड़े ही अलग तरीके से कि मुझे अपने ही नाम से बुलाया जाए, उसमें जबरदस्ती मेरे पति का नाम ना जोड़ा जाए। तो एक हल्के नोट पर यहाँ पर बात खत्म हुई, लेकिन 5 अगस्त को फिर क्या कुछ हुआ संसद में, राज्यसभा में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। नो सर, आई एम वेरी प्राउड. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ. And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती. Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था. Now your supplementary number 4 to श्री मनोहर लाल खट्टर. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए, या उसके बाद. एक सेकंड बताऊं मैं आपको. सर ये यहाँ पर जया बच्चन ने एक बार फिर से वही बातें कही जो उन्होंने पहले कही थी कि मेरे नाम के साथ पति का नाम, ये एक नया चलन निकल पड़ा है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ साथ ये भी कहा कि उनको अपनी पति की उपलब्धियों पर गर्व है, उनके नाम पर गर्व है, लेकिन क्यों उनके नाम के साथ? अगर जया बच्चन, क्योंकि वो 5वीं बार की संसद की सदस्य हैं, उनके नाम से ही लोग उनको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हुआ, ये साफ दिखता है कि बीजेपी उन्हें जबरदस्ती एक विवाद में घसीट रही है। और ये हुआ भी क्योंकि जया बच्चन ने जब ये कहा कि मेरे नाम के साथ जया अमिताभ बच्चन क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इस पर तमाम आलेख और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और नारीवाद को लेकर उसकी जो व्याख्या है वो शुरू हो गई। लेकिन आज जो कुछ हुआ संसद में, वो सबसे अधिक गंभीर बात है, क्योंकि आज जया बच्चन ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप मुझे चैम्बर में क्यों बार बार बुलाते हैं और आप यहाँ पर बात क्यों नहीं करते। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आपकी टोन ठीक नहीं लग रही है। बीजेपी के मतलब सभापति तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, लेकिन यहाँ जगदीप धनखड़ पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं जया बच्चन ने, वो साफ जाहिर करता है कि यहाँ बीजेपी का जो चेहरा है उस पर जया बच्चन जो है उसके नकाब को उतार रही हैं। क्या कुछ हुआ आज संसद में, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, उनसे हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज सुबह की इस घटना को देख लेते हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है
is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you earned a great reputation. तो यहाँ पर सभापति ने फिर से जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि आप भले एक सेलिब्रिटी होंगी लेकिन आप इस तरह से बात नहीं कर सकती और उन्होंने संसद में विपक्ष के व्यवहार को बहुत ही गलत बताया, जिसके बाद विपक्ष ने भी हंगामा किया और सब लोग बाहर आ गए, वॉकआउट कर गए और यहाँ पर धनखड़ जी जो हैं वो फिर से संविधान की दुहाई देने लगे और ये बताने लगे कि भारत का संविधान कितना महान है और इसका लोकतंत्र कितना महान है और इमरजेंसी लगाकर कितना बुरा हुआ था। वही तमाम बातें इस तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे समझ में आ गया कि असल में लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से चलाई जा रही है सारी सरकार और किस तरह से दो लोग जो आसंदी पर बैठे हैं जिनका काम है पार्टी हित से ऊपर उठकर या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने दायित्वों को निभाना, वो लोग किस तरीके से बीजेपी का खुलकर साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को बचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम खरी चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमने देखा अमलेंदु जी 24 तारीख से लेकर आज तक का वाकया और आज जो हमने ये जो दिखाया छोटा सा हिस्सा दिखाया, लेकिन बहुत कुछ और गंभीर बातें हुई और जिस तरीके से मतलब इन्होंने जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से जया बच्चन के लिए ये कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं, क्या जया बच्चन वहां पर एक सेलिब्रिटी होने के नाते पहुंची क्योंकि वो 5 बार की राज्यसभा सदस्य हैं? ये किस तरह का रवैया था धनखड़ जी का? क्योंकि मेरे मुंह से यहाँ पर बीजेपी निकल रहा था क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वहां पर आसंदी पर बैठे हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमको याद है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा था, जब उन्होंने आरएसएस का नाम लिया था तब भी वो बचाव की मुद्रा में आ गए थे। संघ का एकदम बचाव करने लगेंगे, बीजेपी का बचाव करने लगेंगे और यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष के लोग जो है हंगामा करेंगे बात पर और तब उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। ओम बिरला का भी यही हम देखते हैं और यहाँ पे जगदीप धनखड़ का भी यही हम हाल देखते हैं। ऐसे में विपक्ष किस तरह अपनी बात रखेगा? और आज ये जो जया बच्चन के आरोप हैं, क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? देखिए समिता जी, आज जो जया बच्चन ने आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं और अगर जगदीप धनखड़ साहब में थोड़ी सी भी शुचिता बाकी है और थोड़ा से भी उनके अंदर नैतिकता बाकी है तो मुझे लगता है कि उनको या तो जया बच्चन से साफ तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और वरना इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। इससे बेहतर कोई दो रास्ते नहीं सकते। जी, आपने ये जो बात कही कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जया बच्चन पहले इस माफी की मांग उन्होंने भी की है और संसद के बाहर आकर उन्होंने जो कुछ कहा उसको सबसे पहले हम एक बार और सुन लें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament.
What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? आप क्या करेंगे मैम और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. अमरिंदर जी, यहाँ जो जया बच्चन ने एक माफी मांगने की बात कही चेयर से, और दूसरी जो उन्होंने ये बात कही कि हमारे एलओपी जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सब यहाँ पर एक साथ हैं. ये जो एक साथ होने की बात है, क्या यही बीजेपी को सबसे ज्यादा खटक रही है? और जैसा आज जेपी नड्डा ने, क्योंकि ये सारा जो प्रकरण हुआ सुबह से, उस पर बीजेपी ने एक बार भी इस तरह का अफसोस जाहिर नहीं किया कि कोई जो महिला सदस्य है और जो 5वीं बार की महिला सदस्य है वो इस तरह की बात अगर आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे सभापति के टोन पर आपत्ति है, आप हमको चैम्बर में बार बार क्यों बुलाते हैं, आपको जो कहना है आप सदन में कहिए. घनश्याम तिवारी के ऊपर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो सदन में उनको आकर अपनी जो अफसोस है वो जाहिर करना चाहिए, आप अपने चैम्बर में क्यों इस तरह का अफसोस, या बाहर अफसोस जाहिर करने से क्या होगा, जिस तरह का अपमान आपने किया है हमारे नेता विपक्ष का. ये सारी बातें जो हो रही हैं, और ये एक विजुअल हम देख रहे हैं, अभी सोनिया गांधी और जया बच्चन जो हैं ये एक साथ मिल रही है. ये पहले जब संसद में एक और बार प्रोटेस्ट हुआ था तब का था. उस समय लोगों ने जो ये इनके बीच एक अच्छा व्यवहार दोनों के बीच दिख रहा है, एक अच्छा संबंध दिख रहा है. और आज भी सोनिया गांधी बाकायदा जया बच्चन के पीछे खड़ी हुई थी. ये जो एक दूसरे का साथ दिख रहा है, अब क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अब बनती जा रही है? क्योंकि एक तो उस पर महिला विरोधी होने का जो ठप्पा जो है वो और मजबूती से आज लग गया, और दूसरी ओर ये तस्वीरें, क्या कहेंगे? बिल्कुल समिता जी, ये तस्वीरें भी काफ़ी कुछ बयां करती हैं और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की परेशानी भी बढ़ाती हैं. दूसरा ये कि आज जो आपने कहा कि भाई इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्मिंदगी प्रकट नहीं की, कोई नहीं कहा, बल्कि उल्टा जेपी नड्डा साहब तो विपक्ष के खिलाफ ही प्रस्ताव लेके राज्यसभा में आ गए. जब विपक्ष वॉकआउट कर गया जगदीप धनखड़ के इस बर्ताव पर, तो जेपी नड्डा जो थे वो प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ लेकर आ गए. तो ये समिता जी, आज जिस तरीके से जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के ऊपर आरोप लगाए हैं, भरे सदन में लगाए हैं, और ये कहा उन्होंने साफ तौर पे कि आप ठीक है उस चेयर पर बैठे हैं, लेकिन हम सब कुलीग हैं, आप हमारे स्कूल के मास्टर नहीं है जो आप हमको जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं. और उससे बड़ी बात जो समिता जी, जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ी जा सकती है, जो कहा उन्होंने, जया बच्चन ने, उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं आपका टोन समझती हूँ. इन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ साहब किस टोन में बात करते हैं और जगदीप धनखड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है. और इससे आगे बढ़कर जो गंभीर आरोप है वो ये कि आप बार बार चैम्बर में क्यों बुलाते हैं. इसके पीछे जो भावना है समिता जी, उन भावनाओं को यहाँ प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जया बच्चन ने भी उन भावनाओं को जाहिर तौर पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन शब्दों से समझा जा सकता है, जैसे कि वो कह रही है कि वो एक्ट्रेस हैं और वो बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझती हैं. हम लोग भी चूंकि पत्रकार हैं तो हम भी किसी की बात की कहे के अर्थ को समझते हैं, और जनता भी इस बात को समझ रही है कि जया बच्चन जगदीप धनखड़ को लेकर के कहना क्या चाहती हैं. और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर जगदीप धनखड़ में जरा सी भी शुचिता और नैतिकता बाकी है तो उनको या तो सरेआम जो है वो सदन के अंदर इसी तरीके से जया बच्चन से और पूरे विपक्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए, और वरना इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए अगर वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं. ये गंभीर आरोप है, और जगदीप धनखड़ साहब उस चेयर पर बैठकर उस चेयर की आड़ में अपने कामों को और अपने व्यवहार को छिपा नहीं सकते हैं, उसकी आड़ नहीं ले सकते हैं. पद की गरिमा है, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब उस पद पर बैठे हुए हैं तो उस पद की गरिमा का ख्याल रखना भी उनका दायित्व है, और अगर वो नहीं रखते हैं तो उस पद के काबिल नहीं है. ये साफ तौर पे समझा जा सकता है. हो सकता है इस मसले को लेकर विपक्ष शायद उनके खिलाफ कोई महाभियोग या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लेकर के आए, ये भी हो सकता है. और अब मुझे लगता है समिता जी कि ये दोनों सदनों में जिस तरीके से ओम बिरला और जगदीप धनखड़ का बर्ताव विपक्ष के साथ होता जा रहा है, ये तकरार अब बढ़ने वाली है, और ये किसी
एक तरीके से कहा जाए कि किसी दूसरे संघर्ष में ना बदल जाए, ये देखना होगा। चूंकि दोनों जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लखैत के रूप में नजर आते हैं। किसी भी तरीके से उन दोनों का बर्ताव जो है वो सभापति के तौर पर दिखाई ही नहीं पड़ता है कि ये सभापति के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है और बहुत इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप बताइए कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि कल लोकसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, कई बार के सांसद हैं, अगर वो कहें कि सभापति महोदय जी, हमने लॉबी में सुना है कि आपके अधिकारों पर भी कटौती हो रही है और आपके अधिकारों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, विपक्ष को संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि किस तरीके से जो सभापति हैं वो इस समय बर्ताव कर रहे हैं, इसको समझा जा सकता है सुमित्रा जी। और ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसको मुझे लगता है कि अब जगदीप धनखड़ को इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है। आज जया बच्चन ने जो हिम्मत दिखाई है सदन के अंदर, और ये जिस तरीके से हमला किया है विपक्ष ने एकजुट होकर, इसको कहा जाए, वो अब जगदीप धनखड़ को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाकर उसने खड़ा कर दिया। सुमित्रा जी जी बिल्कुल, जया बच्चन ने आज जो हिम्मत दिखाई है वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि वो अभी हमने जो देखा, हम लगातार 24 तारीख से लेकर आज तक के हमने जो जितने भी देखे, और इस बीच भी संसद के भीतर कुछ हुआ होगा तो उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन एक वो होता है कि सब्र का घड़ा जैसे भर जाना, वो बार बार ये कह रही थी, कभी वो हल्के फुल्के तरीके से कह रही थी कि भाई ठीक है, वो अपना नाम खुद जया अमिताभ बच्चन लेती है और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर महिला के साथ पति का नाम जुड़े, लेकिन अगर महिला ये चाहती है कि उसे उसके नाम से जाना जाए तो इसमें बीजेपी को क्यों आपत्ति है। यहाँ पर ये जो जिस तरीके से पहले हरिवंश जी ने और जगदीप धनखड़ जी ने, दोनों ने जिस तरीके से जो आसंदी पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सदन के सदस्य की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको और हल्के फुल्के तरीके से ले रहे हैं। और आज जो जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि यू मे बी सेलिब्रिटी, तो अब लिंदु जी क्या ऐसा नहीं लगता ये भीतर किसी कुंठा का शिकार है? अब जया बच्चन अगर अच्छी अभिनेत्री रही हैं, वो सेलिब्रिटी रही हैं, अगर वो अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, तो ये उनकी अपनी उपलब्धियां हैं, और लेकिन इसके साथ साथ वो संसद की 5 बार की सदस्य भी रही हैं। तो यू मे बी सेलिब्रिटी बोलने का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर वो ये भी बोल सकते थे कि आप 5 बार की सदस्य हैं और आप इतनी वरिष्ठ सांसद हैं, उनको बोलने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। और यही चीज हमने देखी जब जगदीप धनखड़ ने, मेरा ख्याल अगर आप गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहा था और दलित वाले प्रकरण पर फिर ये कहा था कि कुछ उस समय भी उन्होंने उनको टोका था। और कल जिस तरीके से माइक बंद करने की जो बात उठी, कल भी जगदीप धनखड़ जो है वो इस विनेश फोगाट वाले मामले पर जो उठ के चले गए, और उठ के चले गए तो आप इस्तीफा ही दे देते अगर आपको इतनी तकलीफ हुई थी, लेकिन आपने तब भी वो नहीं किया। तब भी कल जेपी नड्डा ने ये कहा था कि इनका जो आचरण है, वो विपक्ष का आचरण, वो बहुत निंदा के लायक है और मैं इसको गलत बताता हूं, और आज उन्होंने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। अब ऐसे में विपक्ष की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये जो और एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या महिला आयोग इसमें किसी तरह का दखल दे सकता है? क्योंकि वैसे तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी क्या काम करता है ये हम लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर क्या स्वतः संज्ञान लेकर या क्या जया बच्चन जा सकती? क्योंकि यहाँ मुझे ये बात भी ध्यान आ रही है, मुझे याद है 2 साल पहले जब महुआ मोइत्रा लगातार संसद में अडानी के का नाम लेकर बोलती थी, उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ गई जिसमें उनके हाथ में ग्लास है और वो शशि थरूर के साथ खड़ी हुई हैं। अब उसको लेकर उनको ट्रोल किया जाने लगा। मतलब कोई महिला अपने जीवन में क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, इन लोगों को हर उस बात से तकलीफ होती है। बीजेपी का यह आचरण क्या ये बता रहा है कि ये पूरी तरीके से इसने अपने जो उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और वो खुलकर अपने असलियत जो है दिखाने लग गई है बीजेपी? देखिए सुमित्रा जी, एक तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जया बच्चन कई बार की सांसद हैं और आज उन्होंने कहा कि भाई ये नया ड्रामा अभी शुरू हुआ है, यानी इससे पहले ये ड्रामा नहीं होता था, उससे पहले जया बच्चन ही पुकारा जाता था। अगर सर्टिफिकेट में नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा भी है, अगर ये मान लिया जाए कि जो चुनाव आयोग की तरफ से आया उसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा है, अगर उसमें, और अगर वो नहीं चाहती हैं कि उनका जया अमिताभ बच्चन कहा जाए, भाई जया बच्चन भी कहा जा रहा है, तब भी तो अमिताभ बच्चन का बच्चन उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा जया अमिताभ बच्चन कहने की आवश्यकता क्यों है? आप नरेंद्र मोदी को तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कहते हैं, ये सभापति महोदय, लिखा तो उनके सर्टिफिकेट में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो क्यों नहीं कहा जाता नरेंद्र दामोदर दास मोदी? अमित अनिल शाह क्यों नहीं कहा जाता? अमित शाह क्यों कहते हैं?
तो अगर आप सर्टिफिकेट का इतना ही नाम अगर आप पुकारते हैं तो आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहना चाहिए, आपको अनिल शाह कहना चाहिए, जो कि शपथ ली अमित शाह ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब? यही सवाल जो है पूछा जा रहा है। दूसरी बात यह समिता जी कि जिन लोगों को इतिहास मालूम है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का, जया बच्चन तो शादी के बाद हुई, उससे पहले वो जया भादुड़ी थी, और जया भादुड़ी हिंदी फिल्मों की सफल अदाकारा थी, और उस समय सफल अदाकारा थी जिस समय अमिताभ बच्चन फिसड्डी कलाकार थे। और अमिताभ बच्चन अगर अमिताभ बच्चन बने हैं फिल्मी दुनिया में आकर के और सदी के महानायक अगर उनको खिताब मिला है, तो उसमें अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बड़ा रोल जया भादुड़ी का है, क्योंकि जया भादुड़ी ने उनको जो था वो मौका दिया फिल्मों में अपने साथ काम करने का। और उस समय जया बच्चन जो थी वो सुपर एक्ट्रेस थी, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं थे और फिल्में नहीं मिल रही थी। ये इतिहास है। तो जो जया बच्चन कह रही हैं वो यही एक तरीके से दिलाना चाहती हैं कि क्या महिला की कोई उपलब्धि नहीं है। और वो कहनी कि मुझे गर्व है अमिताभ बच्चन नाम लगाने का, जिसकी आभा कभी मिट नहीं सकती। अमिताभ का अर्थ भी पूछ रही है वो जगदीप धनखड़ से कि आप जानते हैं अमिताभ का अर्थ क्या होता है, जिसकी आभा कभी मिट नहीं सकती। तो इसलिए मुझको गर्व है। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत उपलब्धि का सवाल है तो जया बच्चन की उपलब्धियां अमिताभ बच्चन से ज्यादा हैं। तो ये जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि उनको टॉर्चर करने का तरीका, और खासतौर से महिलाओं को टॉर्चर करने का जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। आपको याद होगा समिता जी, नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए थे तो दीदी ओ दीदी करके उन्होंने जिस टोन में बातें की थी, वो टोन आपको याद होगा, उसकी वजह से चुनाव भी हार गए थे बुरी तरीके से। तो वो दीदी और दीदी का टोन जो है वही जया अमिताभ बच्चन पुकारते हुए जगदीप धनखड़ के टोन में समझा जा सकता है, और जिसको इंगित कर रही हैं जया बच्चन, ये समझा जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं के प्रति सोच है उसको प्रकट करता है। वो जगदीप धनखड़ के टोन में भी समझ में आ रहा है, और जया बच्चन इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रही हैं। और उनका यह कहना कि बार-बार चैम्बर में बार-बार क्यों बुलाते हैं, ये जो सवाल है समिता जी, ये बहुत गंभीर सवाल है। और फिर उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो कहा कि जाहिर सी बात है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को भी आप नहीं बोलने देंगे। तो जैसे मैंने कल भी कहा था समिता जी कि सदन जो है वो जगदीप धनखड़ साहब की या ओम बिरला साहब की मन की बातें सुनने के लिए नहीं है। जनता के सवालों पे यह बात होगी, विपक्ष जनता के सवाल उठाता है तो उसकी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, ये समझना पड़ेगा दोनों सदनों के सभापति को। तीसरी बात जो आपने जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया वो ये था कि क्या इस पर महिला आयोग कोई स्वतः संज्ञान ले सकता है। चूंकि समिता जी ये जो भी कुछ प्रकरण हुआ है ये सदन के अंदर हुआ है, सदन के अंदर की जो भी चीज़ें उसमें ना तो पुलिस संज्ञान ले सकती है ना महिला आयोग संज्ञान ले सकता है, चूंकि वो सदन के अंदर की चीज़ें हैं और वहाँ कुछ विशेषाधिकार सदस्यों के अपने हैं। तो सदन के अंदर जो भी है वो मुझे इस पर देखना पड़ेगा कि सदन के अंदर अगर महिलाओं के साथ बर्ताव पे कोई कमेटी होती है जिस पे शिकायत की जा सकती है, और होनी चाहिए चूँकि वो सब जगह लागू है विशाखा रिपोर्ट जो है, तो सदन के अंदर भी होनी चाहिए। अब इस पर संविधान विशेषज्ञों से बात करनी पड़ेगी कि वो सदन के अंदर वो समिति कोई बनी है कि नहीं बनी है, और अगर ये समिति इस तरह की बनी है तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी ये मामला उस समिति को जा सकता है। और आप देखिए कि जया बच्चन जब बोली है उसके बाद तमाम महिला सांसद जो हैं वो एक साथ एक सुर में खड़ी हुई, और उसके बाद जब सुष्मिता देव का नाम पुकारा जगदीप धनखड़ ने तो सुष्मिता देव ने कहा कि इतनी वरिष्ठ सदस्य के साथ इस तरीके का बर्ताव आपका ठीक नहीं है। तो उसमें जगदीप धनखड़ ने कहा कि वरिष्ठ होने का आपको जो है वो लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप चेयर पर उंगली उठाएं, तो चेयर पर बैठने का भी आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप अभद्रता किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ करें, या वरिष्ठ सदस्य नहीं भी होगा कोई जूनियर सदस्य भी है तो उसके साथ चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति अभद्रता करे, सदन के अंदर नियमों का उल्लंघन करे, ये चेयर पर बैठे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये लंबे एक संघर्ष की तरफ बढ़ जाता है। समिता जी, मैं जो कुछ देख पा रहा हूँ इस सदन के अंदर, खासतौर से 4 जून के बाद से जो सदन शुरू हुआ है, 2 ही सत्र है। एक पहला एक तरह से कहा जाए कि वो शपथ ग्रहण के बाद जो था स्वागत सत्र कह सकते हैं, दूसरा ये मानसून सत्र। जो परिस्थितियां सदन के अंदर बनती हुई दिख रही हैं, मुझको वो दिसंबर 1993 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा याद आ रही है, जिसमें जिस तरीके से संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई थी। क्या हमारे दोनों सदनों के सभापति
उत्तर प्रदेश की विधानसभा की दिसंबर 1993 की परिस्थितियों की तरफ ले आते हुए दिख रहे हैं। दोनों का आचरण संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और इन पदों पर तमाम गंभीर लोग बैठे हैं जिन्होंने प्रतिमान स्थापित किए हैं। दोनों सदनों के सभापतियों का आचरण किसी भी तरीके से उसके अनुरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुमित्रा जी, बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि संसद जिसको अभी बार बार इस बार तो संविधान हत्या विरोधी दिवस भी मनाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, और अभी 15 तारीख को सुनने मिलेगा कि लाल किले से वो फिर और कौन कौन सी बातें करते हैं। लेकिन इसी चुनाव में जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि उस शक्ति को हमको हराना है, तो उस शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी ने, और बिल्कुल अपने आप को कि मैं मातृ शक्ति और नारी शक्ति की अंतिम सांस तक रक्षा करूंगा, इस किस्म की बातें उन्होंने की थी। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ, राज्यसभा में हुआ, उससे जाहिर हो गया कि वो किस तरह से नारी शक्ति की या मतलब महिलाओं की इज्जत करेंगे, और कहाँ अगर इज्जत ही करना नहीं जानते हैं तो फिर नारी शक्ति की अंतिम सांस तक रक्षा की बात तो बिल्कुल ही खैर बेमानी हो गई है। और लोकसभा का हाल भी कुछ ऐसे ही है, वहां भी यही हो रहा है। कल किस तरह से अखिलेश यादव को टोका गया, राहुल गांधी को भी बार बार, क्योंकि वो अब एलओपी बन चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, और वो हमेशा की तरह लोगों से मिलने के बीच मिलते हैं, और जब वो खुद बाहर जाते हैं तो वो मिल लेते हैं, लेकिन उनसे मिलने जब लोग आते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाता है। ये पहले हमने देखा था किसान समूह, जब किसान मोर्चा के कुछ लोग आए थे उनसे मिलने, तब उनको रोका गया। जब राहुल गांधी ने इस बात को मीडिया के सामने कहा तो फिर उनको आने दिया गया, और उसके बाद संसद के भीतर, मतलब लोकसभा के भीतर ओम बिरला ने ये कहा कि वो तो आ ही रहता है, मतलब ये गलत बात है, ये आरोप गलत है। आज कल फिर ऐसा हुआ कि मछुआरों का एक दल आया हुआ था, और इसी तरह राइट टू फूड, भोजन के अधिकार को लेकर कुछ बड़े नाम हैं जो वो लोग मिलने आए थे, जहां अंग्रेज जैसे नाम इसमें शामिल है, वो लोग राहुल गांधी से मिलने आए और उनको वहां पर रोका गया। तब राहुल गांधी खुद उन लोगों तक मिलने गए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा था, इसको सुन लेते हैं एक बार। आना पड़ा आपको यहाँ आना पड़ा सर, मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है, और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं लोगों मेरा को आपने रेल मंत्री से हाँ, मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा। सर क्या वजह? तो अमरेंद्र जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने ये कहा कि उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी और कठिन हो गई है। लेकिन अभी आज जो सब कुछ हुआ, कांग्रेस उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम सीधे वहीं चलते। अच्छा, अभी थोड़ा एक मिनट लगेगा अभी जी, थोड़ा वक्त है। अमरेंद्र जी, तब तक आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि ये जो सब राहुल गांधी ने जो कहा, या लोकसभा में जो चल रहा है, राज्यसभा में जो चल रहा है, पक्ष की आवाज, क्योंकि पहले दिन राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ हम जनता की आवाज बनकर आए हैं। विपक्ष को जो सीटें मिली हैं वो जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। क्या यहाँ पर मोदी सरकार फिर से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, जो आरोप उस पर हमेशा से लगते ही रहे हैं? क्या यहाँ पर फिर उनके आरोपों को साबित होते हुए देख रहे हैं, चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहा है वो आरोप तो सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का इतना तगड़ा समर्थन मिला है, और जिस तरीके के ये आरोप हैं, खासतौर से दो जो संस्थाएं हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि किस तरीके से चुनावों में हेराफेरी हुई है, तो उन रिपोर्ट्स को अगर उस पर गौर किया जाए तो ये साफ समझ में आता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा सबक सिखाया है। और ये भी जो 240 सीटें मिली हैं, ये असली सीटें समझ में नहीं आती हैं, ये उन संस्थाओं की रिपोर्ट्स बताती है। तो विपक्ष का जो आरोप है कि किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये समझ में आ रहा है सुमित्रा जी कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। जी ठीक है, तो अजय माकन शायद कुछ बोल रहे हैं, पहले हम उनको सुन लेते हैं सुमित्रा। राज्यसभा में जो भी हुआ वो अप्रत्याशित था। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसा लगा कि सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है, और सभापति को राज्यसभा
जैसे सदन का, जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर राज्यसभा, जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहां पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नजर आना चाहिए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी अकेले को ऐसा महसूस नहीं हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि सभापति महोदय का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। परिपाटी जो राज्यसभा चलती है उसको देख करके पूरे देश के अंदर तमाम सदन और तमाम सदनों में बैठने वाले अध्यक्ष उसी तरीके का अनुसरण करते हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेशों के अंदर भी जो सदन है उनको भी, वहां पर भी कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पूरे वाकया को अच्छी तरीके से हमारे डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी ने देखा है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तार से आप सब लोगों के सामने और देश की जनता के सामने बात रखें। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की, कि हमारे अधिकारों को, देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज, तो ये लोकतंत्र का हनन है। अमरिंदु जी, यहाँ पर हमने सुना किस तरह से अजय माकन और वो जो प्रमोद तिवारी है, कांग्रेस सांसद है, उपनेता है प्रतिपक्ष, उन्होंने ये जो बातें कही कि लोकतंत्र का सवाल है, क्योंकि ये नहीं है कि आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, वो तो सबसे गलत है ही, लेकिन ये केवल विपक्ष की आवाज को दबाना नहीं है, लोकतंत्र को कुचलने की बात है। और यही बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि जिस तरह का आचरण चाहे राज्यसभा में हो रहा है या लोकसभा में हो रहा है, वहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आसंदी पर बैठे व्यक्तियों का आचरण होना चाहिए, लेकिन न ओम बिरला न जगदीप धनखड़ दोनों ही इस कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और विपक्ष जो है अब चुप नहीं बैठ रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में भी अब बीजेपी को पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं है, जेडीयू और टीडीपी के साथ वो अपनी सरकार बना पाई है, और राज्यसभा में भी अब उसे पहले की तरह मजबूती हासिल नहीं है। अभी माफ कीजिए 10-12 सीटें जो खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होने, उसके चुनाव होने, उसके बाद पता चलेगा
कि कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी की स्थिति राज्यसभा में भी कमजोर है और देश में तो कमजोर हो ही चुकी है बीजेपी। इन हालात में क्या कहेंगे अमलिंदु जी, क्या बीजेपी अगर अभी भी वो अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है, या मोदी को ये अहंकार है कि मैं चाहे जिस तरह से व्यवहार करूं और कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा, तो क्या अब उनका ये अहंकार चूर चूर होने का वक्त आ चुका है? नहीं संयुक्ता जी, वो पहले ही आ चुका। 4 जून 2024 को वक्त आ चुका कि अहंकार तो चूर चूर हो गया 4 जून 2024 को। और उसके बाद जब एनडीए की बैठक हुई तब आपको कहना पड़ता है कि एनडीए जीत कर आया है। पहली प्रतिक्रिया आपको देनी पड़ती है। आप नहीं कहते हैं कि मोदी की गारंटी थी, मोदी जीत के आ गए हैं या बीजेपी जीत कर आ गई। आपको कहना पड़ता है कि एनडीए जीत कर आया है, एनडीए की सरकार, तीसरी बार से एनडीए की सरकार बनी है। तो वो घमंड तो चूर चूर हो चुका है। लेकिन संविता जी, दिक्कत ये होती है हर घमंडी व्यक्ति के साथ कि उसका घमंड कितना भी चूर चूर हो जाए, लेकिन वो उससे के दर्प से बाहर निकल नहीं पाता है। तो अभी उससे बाहर निकल नहीं पाए हैं मोदी जी। थोड़ा समय लगेगा, जब विधानसभा के चुनाव और हो जाए उससे भी बाहर आ जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा उस घमंड से बाहर निकलने में। तो चूर चूर हो चुका है, वो थोड़ा समझने में, उसकी एक तरह से कहा जाए कि व्यवहार में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये समझ में आ गया होगा कि जिस समय सदन में लोकसभा के सदस्य के तौर पे शपथ लेने के लिए मोदी जी जब पहुंचे और उस समय जब संविधान की प्रतियां उनको दिखाई गई और संविधान को जो जिंदाबाद के नारे लगे जिस तरीके से, उसी समय मोदी जी को समझ में आ गया कि घमंड चूर चूर हो चुका है। लेकिन बात वही है कि वो लकड़ी जल गई और रस्सी जल गई और बल नहीं गया। तो रस्सी तो जल गई है, वो बल जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो बल जाने वाला दिख रहा है। तो जनता ने सबक सिखा दिया है अच्छे तौर पे, ये तो बात समझ में आ गई शर्मिष्ठा जी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आसंदी के पीछे छुपने की कोशिशें करती है, उन कोशिशों का भी पर्दाफाश होना निश्चित तौर पे ज़रूरी है। और विपक्ष अब मुझे लगता है कि इस काम पे जुट गया है, क्योंकि विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि ये सरकार अब आसंदी के पीछे छुप रही है और आसंदी जो है वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। मतलब आसंदी पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो उस आसंदी का सम्मान नहीं कर पा रहा है, ये विपक्ष की अब समझ में आ गया है। तो इसलिए चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, अब सीधे सीधे आरोप अगर लग रहे हैं सभापति महोदय के ऊपर, तो ये समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी कि कितना शरण जो है वो हुआ है। क्या 70 सालों में कभी कोई ऐसा अवसर आया कि आसंदी पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी की तरफ से कोई आरोप लगे हों? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी रही है और लगातार जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए या दूसरे दलों के भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, एक से एक अच्छे लोकसभा अध्यक्ष रहे, विपक्ष के लिए भी लोग रहे हैं। जीएमसी बालयोगी रहे, जबकि वो पहली बार के ही सांसद थे, उन्होंने किस तरीके से सदन चलाया। पीए संगमा जो कि विपक्ष के ही एक तरीके से कहा जाए वो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, उन्होंने किस तरीके से सदन चलाया। सोमनाथ चटर्जी ने किस तरीके से चलाया, और सत्ता पक्ष के लोगों की बात की जाए तो किस तरीके से बलराम जाखड़ ने चलाई। ये सब तो मतलब हम लोगों ने खुद देखा है शर्मिष्ठा जी, रोज की प्रोसीडिंग्स हमने देखी है कि सदन किस तरीके से चला करता है। यहाँ तक कि वेंकैया नायडू भी इनसे पहले, जगदीप धनखड़ साहब से पहले थे, उन्होंने भी ठीक से सदन चलाया। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब क्यों सत्ता पर, मतलब आप उपराष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा में अगर गीत गाए सदन के अंदर शर्मिष्ठा जी, तो ये उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर है और उपराष्ट्रपति वहां बैठ करके प्रधानमंत्री के पक्ष में जो है वो उनके स्तुति गीत गा रहा है। आज भी गाए हैं कि तीसरी बार चुन करके प्रधानमंत्री आए हैं, तीसरी बार। तो इस तरीके का अगर स्तुति गीत गाएंगे नरेंद्र मोदी के लिए जगदीप धनखड़, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जिस पद पे बैठे हुए हैं उसका अपमान कर रहे हैं। और ऐसे में बेहतर ये है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर घर चले जाएं, क्योंकि वो उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये वो जाते कि नहीं जाती उनका अपना विशेषाधिकार है, और हो सकता है कि विपक्ष जो है अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव को लेकर के जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यह विपक्ष की रणनीति के ऊपर है। लेकिन अभी जो कांग्रेस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय माकन ने और प्रमोद तिवारी ने जो बातें कही हैं, और उससे पहले जो बाहर आकर के कहा जया बच्चन ने, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि सभापति के ऊपर गंभीर आरोप हैं। और ये गंभीर आरोप अब मुझे लगता है कि या तो आज ही स्थगित हो जाएगी राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए, और अगर चलती है तो आगे फिर गंभीर स्थितियां पैदा होंगी और टकराव बढ़ सकता है। इसलिए इस टकराव को टालना ये सभापति के हाथ में है, उनको अपना बर्ताव बदलना पड़ेगा। लोकतंत्र के जो मानक हैं और जो संविधान के द्वारा उनको दी गई जिम्मेदारियां हैं, उनका उनको निर्वाह करना ही पड़ेगा शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, अगर आप आसंदी पर बैठे हैं तो आपको आसंदी के नियमों या उसके जो मर्यादा है उसका ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको वहां पर बैठने का कोई हक नहीं है।
और अमरेंद्र जी, मुझे याद पड़ता है कि ये वही नई संसद है जिसका सबसे पहला जो सत्र हुआ था, तो आप याद कीजिए, जिसमें मोदी सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया था, उसका मकसद ही ये था कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराना चाहती थी। तब सरकार, मोदी सरकार तब की ये कोशिश कर रही थी अपने आप को कि महिलाओं के हम बड़े खैरख्वाह हैं और हम उनके बहुत उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मोदी सरकार ने दिखाया। लेकिन इस मतलब जो तीसरे टर्म में आकर उसका पूरा जो साफ साफ उसकी मंशा जो है वो जाहिर हो गई। आज जिस तरीके का अपमान किया, और ये अपमान का सिलसिला आज केवल एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार चल रहा था और जानबूझकर जया बच्चन को जिस तरीके से उकसाया जा रहा था कि वो कुछ कहें या उनसे जबरदस्ती की एक जो चुहलबाजी किस्म की जो वो हो रही थी, वो बिल्कुल कहीं से भी शोभनीय आचरण नहीं कहा जा सकता। और इस पर बेहतर होगा कि जगदीप धनखड़ खुद ही माफी मांग ले, क्योंकि विपक्ष के तेवर अब बता रहे हैं कि विपक्ष इस बात को आसानी से जाने नहीं देगा। पहले बहुत अपमान सह लिया और चुनाव के दौरान तो जो अपमान होता है उसकी तो खैर जितनी भी कम मतलब कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम ही है। मंगलसूत्र चोरी से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, ये तमाम शब्द बोले। इसी सदन में रेणुका चौधरी के लिए कहा गया कि शूर्पणखा जैसी हंसी, और आज जो है जिस तरह से जया बच्चन के साथ व्यवहार हुआ, और जया बच्चन चुप रहने वालों में नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई गलत बात है तो उसका विरोध तुरंत होना चाहिए, और यही आज जया बच्चन ने किया। और बीजेपी को महिलाओं की, ऐसा लगता है कि महिलाओं की इसी आजादी से और इसी एक जो साहस से तकलीफ है, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो बीजेपी को संविधान से है, जिस संविधान ने शुरू से अपनी बुनियाद से ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। और ये बात बीजेपी को बार बार खटकती है। संघ नहीं दे सकता महिलाओं को बराबरी का हक, ये उसकी मर्जी है, लेकिन संविधान ने दिया है और बीजेपी को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आज विपक्ष ने फिर से एक बार बीजेपी को याद दिला दिया है, जगदीप धनखड़ के बहाने, ओम बिरला के बहाने। अब ये बीजेपी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। देखते हैं कि राज्यसभा आज स्थगित होती है कि 12 तारीख तक पूरा अपना कार्यकाल पूरा करती है। देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ।